नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ओबामा की भारत यात्रा से अमेरिका ने पाकिस्तान को किया आगाह। आतंकी कार्रवाई हुई तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। कांग्रेस में प्रचार का काम संभालेंगे अरविंदर सिंह लवली, नहीं लड़ेंगे चुनाव। अरविंद केजरीवाल ने नोट के बदले वोट का फिर दिया विवादित बयान। बीजेपी और कांग्रेस ने की निंदा, कहा मतदाताओं और चुनाव आयोग का अपमान। गुजरात में स्वाइन फ्लू के 29 नए मामले। हैदराबाद में अब तक 7 लोगों की मौत। इस साल देश में बीमारी से मरने वालों की तादाद 22 पहुंची। मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की हालत गंभीर। पुणे के अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेलियर के बाद वेंटिलेटर पर। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि इस यात्रा के दौरान आतंकी हमले की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। इस बीच दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने 2 व्यक्तियों को ढेरों कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। ओबामा की सुरक्षा के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस ने 2 व्यक्तियों को 1000 से ज्यादा जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाहर से आने वाली गाड़ियों पर खास नजर रखी जा रही है। मुख्य बाजारों में दुकानदारों से कहा गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु को देखते ही पुलिस को सूचित करें। फर्दर रेड कंडक्ट की गई और सीतापुर से एक मोहम्मद इमरान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से भी लगभग 100 के आसपास कार्ट्रिजेज रिकवर हुए। इस बीच अमेरिकी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ओबामा की यात्रा को लेकर पूरी एहतियात बरत रही हैं। राजपथ पर परेड के दौरान ओबामा 2 घंटे से अधिक समय तक खुले आसमान के नीचे रहेंगे। ओबामा की सुरक्षा के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा घेरा तय किया गया है। साथ ही एनसीआर के सभी क्षेत्रों में निगरानी के लिए बहु एजेंसियों वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इससे जमीन से आसमान तक नजर रखी जाएगी। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। अर्धसैनिक बलों से लेकर अमेरिकी एजेंट और कमांडो मोर्चा संभालेंगे। ओबामा की सुरक्षा के लिए 1600 अमेरिकी सुरक्षाकर्मी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये संख्या ओबामा के 2010 के दौरे से करीब दोगुनी है। समारोह स्थल पर विशेष तंत्र वाले रडार से हवाई निगरानी की जाएगी। इसके अलावा उन्नत हथियारों से लैस 6 लड़ाकू विमान और 3 हेलीकॉप्टर भी लगातार उड़ान भरते रहेंगे। 15,000 सीसीटीवी कैमरों से मल्टी एजेंसी नियंत्रण कक्ष नजर रखेगा। इसके अलावा गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी से ही राजपथ पर एंट्री बंद हो जाएगी। बराक ओबामा की इस यात्रा को यादगार बनाने की हर कोशिश की जा रही है। President Obama is an honored guest in India. We will do everything that ensures his convenience. सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर के अलावा आगरा में भी सुरक्षा बल खास एहतियात बरत रहे हैं। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को आतंकी हमला होने पर नतीजों को लेकर आगाह किया है। इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपतियों की भारत यात्रा के दौरान आतंकियों ने हमले किए हैं। साल 2000 में बिल क्लिंटन की यात्रा के समय अनंतनाग में 36 सिखों की हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज होगी। माना जा रहा है कि इसमें उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। आज से ही किरण बेदी पार्टी का प्रचार भी करने उतरेंगी। उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में आज अहम बैठक होगी। 15 सदस्यीय इस समिति में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी हैं। माना जा रहा है कि आज ही पार्टी प्रचार समिति का भी ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो औपचारिक रूप से किरण बेदी को प्रचार समिति की कमान सौंपी जा सकती है। इससे पहले रविवार को अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अलग प्रकार की परीक्षा है, मान लीजिए हमारे एक एग्जामिनेशन है। मोदी जी का नेतृत्व आज देश भर में स्वीकृत है। हमें कोई भी चुनाव जिता सकता है। कार्यकर्ता सम्मेलन को किरण बेदी ने भी संबोधित किया। रोहिणी में रोड शो के जरिए किरण बेदी आज से अपने प्रचार की औपचारिक शुरुआत करेंगी।
इससे पहले रविवार को उन्होंने दिल्ली के बीजेपी सांसदों के साथ चाय पर मुलाकात कर भावी रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी को सबसे सुंदर, दुनिया का सबसे अहम चेहरा मिल चुका है, वो है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। इसके बाद तो सब छोटे छोटे स्टार्स हैं, हम असली सन है जो ये स्टार्स उनके आसपास घूम रहे हैं, लेकिन ऊर्जा उसी से लेंगे। रविवार को ही आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी बीजेपी में शामिल हो गए। तो उन लोगों ने सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल किया। आज उनके पास वो मुद्दे कहीं देखने को नहीं मिलते। हमने कहा अरविंद भाई ये कीजिए, हमें हमसे अगर उनपे खासियत उनकी है, आप उनसे कोई बात करो, आपको हमेशा आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं आप तो भी पार्टी के एजेंट हो, आप उस पार्टी के एजेंट हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के अब केवल 2 दिन ही बाकी बचे हैं और बीजेपी ने अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बहुत पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के मुताबिक वो चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस बीच अरविंदर सिंह लवली ने अजय माकन के साथ मतभेद से इनकार किया है और कहा है कि वो पार्टी के फैसले पर अमल करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी रण में एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को चुनाव नहीं लड़ाने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने उन्हें गांधीनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। पार्टी के इस फैसले के मुताबिक अरविंदर सिंह लवली चुनाव में संगठन का कामकाज संभालेंगे। इस बीच अरविंदर सिंह लवली ने अजय माकन और उनके बीच मतभेद की खबर को कोरी अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं और उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाएंगे। अजय माकन जी को जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया वो मैंने ही नाम प्रपोज किया, तो नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और अजय माकन और मेरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। विधानसभा चुनाव में प्रचार की बागडोर संभाल रहे अजय माकन ने भी अरविंदर सिंह लवली के साथ मतभेद की बात को सिरे से खारिज किया है। लवली जी और हनून यूसुफ, हम तीनों के तीनों एक टीम है और ये कोई आज की नहीं, ये 10 वर्षों से भी, 20 वर्षों से भी पहले की, 10-15 वर्षों से पहले की राजनीति की शुरुआत से हम लोगों की तिगड़ी है, एक टीम है। कांग्रेस ने चुनाव के प्रचार के लिए माकन की अगुवाई में 101 सदस्यों की समिति बनाई है। कांग्रेस इस बार आक्रामक चुनाव प्रचार पर जोर दे रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी तूफानी प्रचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लोगों को वोट के बदले नोट के लिए उकसाने के आरोप से घिर गए हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में रविवार को चुनावी सभा में उन्होंने लोगों से बीजेपी और कांग्रेस से वोट के बदले नोट लेने, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देने की बात कही। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल के बयान को दिल्ली के लोगों का अपमान बताया है। पैसे देने आए, मना मत करना, ले लेना, दोनों पार्टियों से ले लेना, अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने। और कोई पार्टी ना देने आए तो उनके दफ्तर जाके ले लेना, कहना जी आए नहीं, हम इंतजार कर रहे थे आपका। दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे लेकिन वोट झाड़ू पे इस बार धोखा देंगे हम इनको। हम सब लोगों ने कांग्रेस की दिल्ली चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष अजय माकन ने इस बयान की निंदा की है और इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए केजरीवाल पर मतदाताओं को पैसा लेने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। हमारा ये मानना है कि एक बहुत बड़ी अवमानना दिल्ली की जनता के साथ में है और न केवल अवमानना है बल्कि ग्रॉस वायलेशन भी है कोड ऑफ कंडक्ट का और प्रेरित भी करता है दिल्ली की जनता को इस तरीके से ग्रॉस वायलेशन के लिए। बीजेपी ने इसे दिल्ली के मतदाताओं और चुनाव आयोग का अपमान बताया है। वो वोटर्स को कह रहे हैं कि वो पैसे भी लेते हैं और शराब भी लेते हैं। साथ में इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता जब पैसे और शराब बढ़ जाते हैं। इसका मतलब दिल्ली प्रशासन किसी लायक नहीं है। नोट के बदले वोट को लेकर अरविंद केजरीवाल का ये बयान कोई नया नहीं है। इससे पहले पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी वो कांग्रेस और बीजेपी पर वोट हासिल करने के लिए पैसे और शराब बांटने का आरोप लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात जम्मू कश्मीर की सियासत की करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी के बगैर जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन मुमकिन नहीं होगा। इस बीच पीडीपी ने धारा 370 समेत कुछ मुद्दों पर बीजेपी से भरोसे की उम्मीद जताई है।
राज्यपाल शासन का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन संभव हो सकता है। पीडीपी ने अनुच्छेद 370, आफ्स्पा और मुख्यमंत्री पद जैसे मुद्दों पर बीजेपी से भरोसा मांगा है। नई सरकार के गठन को लेकर पीडीपी के वरिष्ठ नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हाल ही में राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि पार्टी सरकार गठन की सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है, बशर्ते कि कुछ मामलों पर उसे बीजेपी से पूरा भरोसा मिले। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के समर्थन के बिना सरकार बनाना असंभव होगा। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पेशकश को खारिज कर दिया था। जम्मू कश्मीर में 8 जनवरी से राज्यपाल शासन लागू है। इस बीच सूबे की 4 राज्यसभा सीटों के लिए भी चुनाव होने हैं। ऐसे में नई सरकार का गठन बेहद जरूरी हो चला है। 87 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी के 28 विधायक हैं, बीजेपी के 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 और कांग्रेस के 12 विधायक हैं, जबकि 7 अन्य विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल की 1 लोकसभा सीट और 6 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इन सभी सीटों पर 13 फरवरी को मतदान होना है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें पश्चिम बंगाल की बनगांव लोकसभा सीट है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की 1-1 विधानसभा सीट है। उपचुनाव के लिए 27 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा होगा। उम्मीदवार 30 जनवरी तक नाम वापस ले सकेंगे, जबकि 13 फरवरी को मतदान होगा। सभी सीटों पर 16 फरवरी को नतीजे आएंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद एबी डिविलियर्स ने मारा अब तक का सबसे तेज शतक। जाने माने कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की हालत गंभीर है। उन्हें पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक 94 साल के आर के लक्ष्मण की डायलिसिस की गई और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। चिकित्सकों के मुताबिक उनके कई अंग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। आर के लक्ष्मण पहले भी किडनी और फेफड़े में संक्रमण से पीड़ित रहे हैं। 2010 में स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था उन्हें और आर के लक्ष्मण को कॉमन मैन नाम के शानदार कार्टून चरित्र गढ़ने का श्रेय जाता है। देश भर में 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में इस साल स्वाइन फ्लू से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्वाइन फ्लू के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गुजरात के कच्छ में पिछले 2 हफ्ते में 29 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार तक दिल्ली में इस साल 124 मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू से निपटने में जुटा हुआ है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हर रोज स्वाइन फ्लू के नए मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात के कच्छ में पिछले 2 हफ्ते में स्वाइन फ्लू के 29 नए मामले सामने आए। इसके बाद स्वास्थ्य महकमा बीमारी से निपटने में जुट गया है। लोगों को स्वाइन फ्लू से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली में शनिवार को 10 मामले आने से स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोगों की तादाद बढ़कर 108 हो गई। सरकार ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए 30,000 एंटीवायरल दवा की खुराक की खरीद का आदेश दिया है। सरकारी अस्पतालों को जरूरी दवाओं का स्टॉक और सेवाएं मुहैया कराने को कहा गया है। H1N1 वायरस 12 से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है। दिल्ली में इस बीमारी से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना और हैदराबाद में बीते 18 दिनों में इस बीमारी से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से 2-2 लोगों की जानें गई हैं। वहीं गुजरात में एक शख्स की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। हालांकि डॉक्टर स्वाइन फ्लू को गंभीर खतरा नहीं मान रहे। डॉक्टरों के मुताबिक आने वाले समय में ठंड कम होने पर स्वाइन फ्लू का प्रकोप कम हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन H1N1 वायरस को सीजनल वायरस घोषित कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मीडिया को खुद को रेगुलेट करना चाहिए और खुद अपनी सीमा निर्धारित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया पर प्रतिबंध का जमाना अब लद गया है। अरुण जेटली ने कहा कि मीडिया में 2 दशकों बाद काफी बदलाव आया है और कैमरे ने न्यूज की परिभाषा बदल दी है।
जस्टिस JS वर्मा मेमोरियल लेक्चर में मीडिया की स्वतंत्रता और जवाबदेही पर बोलते हुए जेटली ने कहा कि सोशल मीडिया ने न्यूज का नजरिया ही बदल दिया है। Over the last 2 decades, the conventional contours of this subject have completely changed. And they've completely changed because the nature and content of media has changed. अरुण जेटली ने कहा कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, इसलिए मीडिया खुद को रेगुलेट करे। उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि मीडिया नागरिकों के लिए आंख और कान है, लेकिन TRP की वजह से खबरों का स्तर गिर रहा है और ये कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। Television channels had decided to make the 26/11 reporting almost in real time as to what action was being taken. The terrorists inside the hotels were being informed on their satellite phones by their handlers as to what the Indian security forces were doing from outside. जेटली ने कहा कि आजकल किसी गलत खबर को दुरुस्त करवाने के लिए संपादकों को फोन करने की बजाय सोशल मीडिया पर ब्लॉग लिखने से काम हो जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया के महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री आदर्श योजना नाम से प्रधानमंत्री कार्यालय की एक फर्जी वेबसाइट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने वेबसाइट के जरिए कई लोगों से सरकारी कर्ज दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मुख्य साजिशकर्ता और वेबसाइट के संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के संचालक सुदीप चैटर्जी को शनिवार को हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से 20 मोबाइल, हार्ड डिस्क, इंटरनेट, USB, 43 बैंकों के चेक, फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कई सरकारी कार्यालयों की मोहर के साथ फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बात मौसम की करते हैं। उत्तर भारत में तापमान में इजाफे और दिन में खिली धूप से ठंड से भले ही थोड़ी राहत मिल गई हो, पर घने कोहरे का प्रकोप जारी है, जिसका यातायात सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। आज 147 ट्रेनें और आधा दर्जन उड़ानें देर से चल रही हैं। वहीं पहाड़ी इलाके भी बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं से जूझ रहे हैं। दिल्ली में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिसका सड़क, रेल और विमान यातायात पर बुरा असर पड़ा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मिली सूचना के मुताबिक रनवे पर विजिबिलिटी 0 होने के कारण करीब 25 घरेलू उड़ानें देरी से हैं। इनमें से कुछ रद्द भी कर दी गई हैं। करीब 10 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा है। उत्तर भारत की 143 ट्रेनें कोहरे की वजह से देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनें तो 10 से 24 घंटे की देरी से चल रही हैं। ठंडी में काफ़ी दिक्कतें होती है, कहाँ पे ट्रेन आई कहाँ ना आई, और मेरी ट्रेन ऑलमोस्ट 15 आवर लेट थी एंड काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कश्मीर घाटी की बात करें तो श्रीनगर में तापमान में इजाफा हुआ है, लेकिन घाटी के कई इलाके अब भी हाड़ कपा देने वाली ठंड की चपेट में हैं। करगिल और लद्दाख में पारा -15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पंजाब और हरियाणा में 2 दिन की राहत के बाद फिर से कोहरे और ठंड में इजाफा देखने को मिला है। अमृतसर में पारा सामान्य से 2 डिग्री कम रहा, तो हरियाणा का नारनौल 4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। उधर हिमाचल प्रदेश बर्फबारी और ठंड से जूझ रहा है। प्रदेश के जनजातीय इलाकों जैसे केलांग और कल्पा में पारा -13 डिग्री तक चले जाने से बुरा हाल है। पानी के प्राकृतिक स्रोत जम जाने से बिजली उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा है। राज्य के कई इलाकों को बिजली संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो कल से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जो उत्तर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बरसात का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लगातार जारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद उत्तरी इराक में इस्लामिक स्टेट ने सैकड़ों अल्पसंख्यक यजीदी बंधकों को रिहा कर दिया। रिहा किए गए लोगों की तादाद 350 के आसपास है और इनमें से ज्यादातर बूढ़े और बीमार लोग हैं। रिहा किए गए इन यजीदी लोगों को इस्लामिक स्टेट ने पिछले साल अगस्त में बंधक बनाया था। बंधक बनाने के बाद किरकुक में रखे गए इन लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग लोग, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इतने लोगों की खानपान की समस्या को देखते हुए इन्हें रिहा किया गया है। अब भी सैकड़ों लोग आतंकियों के कब्जे में हैं। रिहा होकर आए ये यजीदी बंधक अब भी खौफजदा हैं। इनमें से कई बीमार और कई बुरी हालत में हैं।
कुर्द स्वास्थ्य केंद्र में इनकी देखभाल की जा रही है ताकि वे इस बुरे अनुभव से उबर सकें। इस बीच कुर्द लड़ाकों और आईएस के आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कुर्द बलों ने उत्तर पश्चिम इराक में कुछ इलाकों में जीत हासिल की है। इसके अलावा सिंजर पहाड़ी को भी कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पिछले साल हुए गाजा संघर्ष पर इजराइल से पूछताछ करेगा। सीसी के इस कदम पर इजराइल ने कड़ा एतराज जताया है। दबाव जताते हुए इजराइल के विदेश मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने आईसीसी के फंड में कटौती के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल आईसीसी में हमास की किसी भी तरह की भूमिका को स्वीकार नहीं करेगा। इजराइल लगातार फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य बनाए जाने का विरोध करता रहा है। पिछले साल जुलाई और अगस्त में दोनों देशों के बीच हुए हवाई हमलों में 2100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। We think that if we will not see a real dramatic change in their position, we will ask from all our friends to stop any funding of ICC. कुछ खबरें क्रिकेट के मैदान से। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने वनडे मैच में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। डिविलियर्स ने महज 31 गेंदों में 11 छक्के और 7 चौकों की मदद से शतक बनाया। वेस्टइंडीज के खिलाफ डरबन में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में डिविलियर्स ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोरी एंडरसन के नाम था, जिन्होंने 36 गेंद में 131 रन बनाए थे। वहीं मेलबर्न में त्रिकोणीय वनडे सीरीज के अपने पहले मैच में ही भारत मेजबान ऑस्ट्रेलिया से 4 विकेट से हार गया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने रविवार को 138 रनों की शानदार पारी खेली और अपनी पारी के दौरान रोहित ने 9 चौके और 4 छक्के भी जड़े और चौथे विकेट के लिए सुरेश रैना के साथ शतकीय साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 268 रन के लक्ष्य को 49 ओवर में 6 विकेट पर 269 रन बनाकर हासिल कर लिया। भारत का अगला मैच मंगलवार को ब्रिस्बेन में इंग्लैंड से होगा। एसिड अटैक हमलावर का मुकाबला करने वाली लखनऊ की जाबाज लड़की रेशम को भारत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। रेशम के साथ इस साल 24 बच्चों को 26 जनवरी के मौके पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिलेगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहादुरी की मिसाल पेश की है। वीरता पुरस्कार जीतने वाले 24 में से 4 बच्चों को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके घर वालों को अपने बच्चों पर नाज तो है, लेकिन उन्हें खोने का दर्द भी साफ झलकता है। आई फील किसी के मर्डर कर दो तो वो बेटर होगा, बट एसिड अटैक ये जो है ये बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम है और इसमें अभी तक फांसी नहीं होती। ये बहुत गलत चीज़ है। मुझे एक IAS ऑफिसर बन के इस सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज लाना है। लड़कियों के लिए बहुत कुछ करना है। गर्व महसूस हो रहा है जी इस बात पे, लेकिन इस बात में परंतु लग गया कि मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। जैसे और बच्चे हैं, आज बस मेरे बच्चे की मेरे पास फोटो रह गई, यादें रह गई बस। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों का चयन एक कमेटी करती है, जिसकी शुरुआत 1957 में इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ने की थी। मेरे ख्याल से तो बहुत बच्चों को प्रेरणा मिलता है, इसीलिए तो हम इसको इतना वाइड पब्लिसिटी देते हैं कि बाकी भी बच्चे देख के उनसे प्रेरणा लें। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले बच्चे 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली परेड की शोभा बढ़ाते हैं। सरकार इन बच्चों को मेडल के साथ पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया कराती है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ओबामा की भारत यात्रा से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को किया आगाह, आतंकी कार्रवाई हुई तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। कांग्रेस में प्रचार का काम संभालेंगे अमरिंदर सिंह लवली, नहीं लड़ेंगे चुनाव। अरविंद केजरीवाल ने नोट के बदले वोट का फिर दिया विवादित बयान। बीजेपी और कांग्रेस ने की निंदा, कहा मतदाताओं और चुनाव आयोग का अपमान।
गुजरात में स्वाइन फ्लू के 29 नए मामले। हैदराबाद में अब तक 7 लोगों की मौत। इस साल देश में बीमारी से मरने वालों की तादाद 22 तक पहुंची। मशहूर कार्टूनिस्ट स्टार के लक्ष्मण की हालत गंभीर। पुणे के अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेलियर के बाद वेंटिलेटर पर।